आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो हमारे हृदय के बहुत पास है। क्योंकि अपने जीवन काल में हम लोगों ने कभी ना कभी बाइसिकल, जिसे कि हम लोग प्यार से साइकिल कहते हैं, वो साइकिल चलाने की कोशिश की है या साइकिल चलाई ज़रूर है। तो साइकिल चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा होता है कि जब भी हमें साइकिल को किसी मोड़ से पार करना होता है, रोड अगर सर्कुलर हो, अगर मोड़ना होता है, तो हम उसे थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, झुका देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम साइकिल से गिर जाते हैं। जैसे कि हम लोग शुरुआती दौर में जब साइकिल चला रहे थे या साइकिल चलाना सीख रहे थे, उस दौरान हम क्या करते थे, अगर कहीं हमें इस तरफ मुड़ना होता था तो शुरू में हम लोग हैंडल को सीधे ऐसे घुमा देते थे। उससे होता क्या था कि हम लोग ठीक उसके उल्टी दिशा में गिर जाते थे। यहाँ पर आप इसे वीडियो को पॉज करके एक्सपीरियंस कीजिए, अपना जो वो पुराना एक्सपीरियंस है। अगर आपने बाइसिकल चलाई हो तो ज़रूर से उसे एक बार सोचिए कि कैसी स्थिति होती थी। और आज भी अगर आप बाइसिकल चलाते हैं तो अगर सीधे हैंडल ऐसे मोड़ देंगे तो क्या होगा। तो अगर हैंडल हम लोग इस दिशा में मोड़ देते थे सीधे, तो हम ऐसे गिर जाते थे, इस तरह से। चक्का जो है, टायर जो है, वो स्किड नहीं करता था, हम गिर जाते थे। दैट मीन फ्रिक्शन ब्रेकडाउन नहीं होता था, फ्रिक्शनल फोर्स ब्रेकडाउन नहीं होता था, बल्कि हम मुड़ के गिरते थे। यानी यहां रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क। सिर्फ इतना सा चीज से आप बहुत सारे मिसकंसेप्शन से बच सकते हैं। हम जो साइकिल को मोड़ते हैं वो हम इसलिए नहीं मोड़ते कि चक्का स्किड न कर जाए। हम मोड़ते इसलिए है कि टॉर्क के कारण हम लोग गिर न जाए। चक्का का स्किड होना या न होना वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, सिर्फ हमारे मुड़ाव पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो मुद्दा जो है हमारा आज का ये है कि बाइसिकल जब सर्कुलर रोड में चले या फिर कोई मोड़ हो जो सर्कुलर मोड़ हो, तो उस समय हम बाइसिकल को बेंड करते हैं। कितना बेंड करते हैं, उतना बेंड करने से क्या होता है, यही सारे चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अब एक बात यहाँ पर और देखने वाली है कि अगर सिर्फ मोड़ने से ही हम स्किड करने से बच जाते तो फिर ऐसा भी तो होता है, अगर यहाँ पर आप किसी सपाट जगह पे, जैसे कि जहाँ पर कि खुरदरा रोड ना हो बल्कि बहुत स्मूथ सा रोड हो या स्मूथ सा फ्लोर हो, जैसे कि टाइल बिछा हुआ फ्लोर हो अगर, तो वहाँ पर आप मोड़ के भी कितनों भी मोड़ ले, आप अगर घूमते हैं तो चक्का स्किड कर ही जाएगा। आप भले ही वैसे स्थिति में आप कितनों भी मुड़ जाए, आप फिर भी ऐसे स्किड कर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ना, कॉमन सेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि मुड़ने से हम स्किड करने से नहीं बच सकते। सो मुड़ने का या झुकने का कारण स्किड करने से बचना नहीं है, बल्कि टॉर्क से बचना है, ताकि उस टॉर्क से हम गिर न जाएं उसके इफेक्ट से। तो सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड कुछ ऐसा है, ये बीच का जो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, सपोज आप उस डॉटेड लाइन में बाइसिकल चला रहे हैं। आप लेट्स से कि आप यहाँ पर सिचुएटेड है, इस जगह पे सिचुएटेड है, आप जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज आर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ आपका पाथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप सीधे रोड से जा रहे थे, एक जगह सर्कुलर मोड़ है, एक जगह छोटा सा हिस्सा सर्कुलर मोड़ है, बाकी ये सीधा रोड, बाकी इधर भी सीधा। ऐसा भी हो सकता है जिस दौरान आप मुड़ रहे हैं वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। ये ज्यादा प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। ऐसे स्थिति में हम मुड़ते हैं। हम जो मुड़ते हैं, साइकिल को जो बेंड करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसके लिए तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, अगर आप इंटरनेट में इसका सल्यूशन देखते हैं तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन काफ़ी जगहों पे है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इस साइकिलिस्ट पे या बाइसिकल पे इस डायरेक्शन में लगेगा। इट इज़ अ प्योर मिसकंसेप्शन, ऐसा होगा नहीं। आप कॉमन सेंस से इसे समझ सकते हैं। पहले बाकी फोर्सेस में ड्रॉ कर लेता हूँ। मेन जो असली फोर्स है, असली फोर्स यहाँ पर जो है
वो ये है, मैं एक बार रोड को ना वापस ले आता हूँ। असली फोर्स यहाँ पर जो है वो mg होगा, इस साइकिलिस्ट पे mg नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, मैं उसे लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर साइकिलिस्ट कहीं भी, आप कहीं से भी mg सेंटर ऑफ मास इस कॉम्बिनेशन का कहीं पर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सेंटर ऑफ मास को, नॉर्मली इंसान का सेंटर ऑफ मास नाभि के आसपास होता है, तो साइकिलिस्ट बाइसिकल के साथ मैं यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर लेता हूँ। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा नीचे। और बाइसिकल और मैन या साइकिलिस्ट, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का मास जो है, लेट अस से कॉम्बिनेशन का मास है m, हेंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन का जो सेंटर ऑफ मास है वहाँ से mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फाइन, इट्स ओके। और भी कुछ फोर्सेस होंगे, जैसे कि साइकिलिस्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो और इसका अगर लेट अस से इसका स्पीड जो है, ये स्पीड v हो, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो v हो अगर इस समय, तो फिर अगर आप इस रोटेटिंग साइकिलिस्ट जिस पाथ में चल रहा है उस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो आप ये पाएंगे कि इस बॉडी पे, इस कॉम्बिनेशन पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, विच इज mv² डिवाइडेड बाय r। सो वो फोर्स भी लगेगा, थ्रू सेंटर ऑफ मास वो फोर्स लगेगा। सो mv² ओवर r। ठीक है, यहाँ से एक और फोर्स मैं यहाँ भी ड्रॉ कर दूँ, ये साइकिलिस्ट बाहर की तरफ वो फोर्स लगेगा, एंड वी नो दैट फोर्स, चूंकि ये r रेडियस के सर्कुलर पाथ में चल रहा है और इसका स्पीड v है, तो दैट इज mv² ओवर r। सो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे, mv² ओवर r बाहर की तरफ लगेगा, mv² ओवर r। इसका काम हो गया, इसे मिटा देते हैं क्योंकि लिखने के लिए हमें जगह चाहिए होगा। ओके, अब आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में लगने वाली है? तो अभी अगर आप टायर को गौर से देखें, आप प्रैक्टिकली ये करके देख सकते हैं। आप टायर को अगर गौर से देखें, रोड और टायर के कांटेक्ट को अगर आप गौर से देखें, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। टायर कुछ ऐसा है, टायर जो है, टायर लेटस से ऐसा है, सीधा है बाइसिकल, और रोड कुछ ऐसा है। तो टायर का दबना आपको कैसा दिखेगा? टायर कुछ इस तरह से दबा हुआ रहेगा, ऐसे टायर, और यहाँ से फ्लैट होगा यहाँ पर। तो सीधा बाइसिकल रहे तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर टायर इस तरह से फ्लैट होगा, यानी जो रिएक्शन फोर्सेस होगा इसका इस पर और इस रोड का बाइसिकल के टायर पे, उसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। वो जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, दो सरफेसेस का जो कॉन्टैक्ट रीजन है, वो जो सरफेस है उस सरफेस पे वो नॉर्मल होता है, इसीलिए उसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। साइकिल सीधा रहे तो हम सीधा कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन इस दिशा में लगेगा, और ये बाइसिकल जो है रोड पे इस दिशा में फोर्स लगाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये मुड़ा हुआ हो, तो बाइसिकल अगर बेंड हो तो कैसा होगा? वो छवि, यहाँ का छवि आप बनाइए खुद अपने मन में, कैसा होगा? ये टायर है, ये बेसिकली टायर है मान लीजिए, और रोड मुड़ा हुआ बाइसिकल है, रोड से चल रहा हो, तो इसका बेंडिंग जो है, इसका बेंडिंग ऐसा होना चाहिए कि नहीं? इसका बेंडिंग ऐसा होगा। किस जगह पे बेंड कर रहा है, किस जगह पे फ्लैट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ पर है? यहाँ पर है। रोड और टायर के बीच का कॉन्टैक्ट ऐसा तो नहीं है कि रोड ऐसा होगा, टायर इस तरह से होगा, यहाँ पर फ्लैट होगा और यहाँ से गोल होके जाएगा। इस जगह पे फ्लैट कौन करेगा? इसे नहीं कर सकता। और यहाँ पर क्या नेग्लिजिबल कांटेक्ट होगा? ऐसा भी नहीं होगा। या पॉइंट कांटेक्ट होगा यहाँ पर? ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो कांटेक्ट एरिया है, इसी पे तो नॉर्मल लगता है फोर्स,
इसीलिए तो उसे नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है। रोड ये वाला फोर्स लगाएगा और ये टायर जो है रोड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नॉर्मली अपवर्ड एंड नॉर्मली डाउनवर्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो बहुत सारे ऐसे इसे अलग अलग नज़रिए से देखेंगे तो आपको समझ में आता है कि ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लग ही नहीं सकता है। यहाँ से ना मैं रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट रेफरेंस के लिए। आई होप कि ये स्ट्रेट लाइन बना। बोर्ड में ये समझ में नहीं आता है ठीक से, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बोर्ड में ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ओके फाइन, हाँ, जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली अपवर्ड लगेगा, नॉर्मली अपवर्ड लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। लेट अस से कि नॉर्मल रिएक्शन इज n। दैट मीन फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका स्किड करने का टेंडेंसी देखिए एक बार। टेंडेंसी तो है ही, स्किड करने का टेंडेंसी हमेशा है, लेकिन फ्रिक्शन उसे रोक के रखता है। अगर यहाँ पर ये टाइल वाला फ्लोर होता तो ये साइकिलिस्ट जो है किधर स्किड करता? ऑब्वियसली इधर स्किड करता। इसमें चाहे वो कितना भी मुड़ जाए वो ऐसे स्किड कर जाता है इस तरह से, चाहे वो कितना भी मुड़ जाए, कितना भी बेंडिंग हो जाए, यानी स्किड करने का टेंडेंसी इधर है। तो उसे कौन रोकेगा? उसे रोकेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। सो उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर देखें तो ऑब्वियसली जहाँ इसका टेंडेंसी है स्किड करने का, जहाँ टेंडेंसी है जिस तरफ, ठीक उसकी उल्टी दिशा में लगेगा। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर F तो बाकी है नहीं, मैं सिर्फ F लिख दूँ, फ्रिक्शनल फोर्स F। ओके, अभी आप देखें रोटेटिंग फ्रेम में हम जो देख रहे हैं, उस रोटेटिंग फ्रेम के अनुसार हम देखें अभी ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये मतलब स्टेबिलिटी होना चाहिए फोर्सेस में, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर देना चाहिए। जैसे कि अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो आप ये पाएंगे दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg। और यहाँ पर आप देखें दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टली लग रहा है, mv² ओवर r इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी दिस फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस वन। हम रोटेटिंग फ्रेम से देख रहे हैं। सो दैट फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी mv² ओवर r। एंड फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg, सो म्यू mg। मैं यहाँ से v को मिटा दूँ, ओके, आप ऐसे भी कह सकते हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg होगा। अब आप देखें यहाँ पर कि यहाँ से हम मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल पता कर सकते हैं कि ये साइक्लिस्ट जो है मैक्सिमम कितना स्पीड से चल सकता है। सो वो कितना मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है, इसके लिए आप देखें आपके पास इक्वेशन है। फोर्स के साथ, फ्रिक्शनल फोर्स के साथ v इंटर रिलेटेड है, m नोन है, m जो है ये नोन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मास बाइसिकल और साइक्लिस्ट, और r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज ऑल्सो नोन। और यहाँ पर आपके पास mg है, म्यू भी नोन है, यानी आप v पता कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप म्यू mg से सब्सटीट्यूट कर दें, तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं वैसे ही आप पाते हैं कि mv² ओवर r दैट इज इक्वल टू f इज म्यू mg। और चूंकि हम लोग मैक्सिमम v पता कर रहे हैं, दैट मीन उस समय
म्यू जो है, म्यू शुड बी, या फिर कहें फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपने मैक्सिमम एबिलिटी में रहे। मैं इसे कुछ अलग तरीके से लिख लेता हूं ताकि मैं इसे इस तरफ लिखता हूं, ठीक है। फोर्स is equal to this one, frictional force is equal to this one, and that should be less than equal to mu mg। तो मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकल सेंस भी बना रहेगा एक्सप्रेशन में। ओके, सो mv स्क्वायर्ड ओवर r should be less than or equal to this thing। हम सीधे काट सकते हैं, दिस इज नॉट अ नेगेटिव वैल्यू, सो हम m से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। ओके, अब r से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, r भी पॉजिटिव वैल्यू है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं v स्क्वायर्ड लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, एंड स्क्वायर रूट अगर करते हैं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तभी स्क्वायर रूट कर पा रहे हैं। सो v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, यानी v का मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। उससे नीचे भी v हो सकता है, उससे कम भी चल सकता है v। उससे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट करेगा, अपने मैक्सिमम लिमिट में नहीं रहेगा। अपने मैक्सिमम लिमिट में फ्रिक्शनल फोर्स तभी रहेगा जब v मैक्सिमम हो, उससे ज़्यादा v होगा। v अगर उससे ज़्यादा हो गया, दैट मीन f तो और बढ़ नहीं सकता, फ्रिक्शनल फोर्स अपने लिमिट से ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, लेकिन ये तो बढ़ ही सकता है। आप अपना स्पीड बढ़ा दें, तो स्पीड बढ़ते साथ mv स्क्वायर्ड ओवर r जैसे ही बढ़ेगा, वैसे चाहे आप कितनों भी बेंड कर ले, ज़मीन छू ले, आप सीधे ऐसे स्किड कर जाएंगे। आप कुछ भी कर ले, क्योंकि बेंडिंग जो है, बेंडिंग स्किड को रोक ही नहीं सकता है। अब कितनों भी मुड़ जाए, ये जो वर्टिकल फोर्सेस एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg एंड mv स्क्वायर्ड ओवर r आपके बेंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा, mv स्क्वायर्ड ओवर r बेंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रिक्शनल फोर्स बेंडिंग पे डिपेंड नहीं कर रहा, एंगल ऑफ बेंडिंग पे। हेंस आप कितनों भी मोड़ ले, आप स्किड कर जाएंगे। प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा कभी, टाइल वाला फ्लोर में बाइसिकल चला के मोड़ के, खूब सारा मोड़ के आप मुड़ने की कोशिश कीजिए ना, बेंड करके। अगर हाथ पैर टूट जाए, ये अपने रिस्क पे करना होगा, इट शुड नॉट बी ट्राइड एट होम। ये मैं खुद बचने के लिए कह दे रहा हूँ। सो आगे आपको पता है आप गिर जाएंगे। इससे पहले हम लोग बचपन में ये सारी हरकतें हम लोग कर चुके हैं। सो ये जो है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। मैक्सिमम कितना स्पीड से हम इस कार्वेचर को पार कर सकते हैं, दैट थिंग इज दिस। ये वो चीज़ है कि हम मैक्सिमम, इसके साथ बेंडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। बेंडिंग का रिलेशन अब आएगा। बेंडिंग का कारण, हम बेंड क्यों करते हैं, इसका कारण जो है अब आएगा। सो बेंडिंग इसीलिए टॉर्क से बचना होता है। हमें बचना है टॉर्क से। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे। हमें बचना है भाई टॉर्क से, वरना हम गिर जाएंगे। टॉर्क ही रोटेट करके हमें गिरा देता है। सो अभी आप देखिए, यहाँ पर इस बॉडी पे टॉर्क क्या लग रहा है। अगर इसे इसी स्थिति में रहना है, ऐसे रोटेट नहीं कर जाना है, यानी इस बॉडी पे किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा हुआ टॉर्क जो है वो ज़ीरो होना होगा। अगर टॉर्क रहेगा तो रोटेशन होगा, या तो इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा या फिर इस डायरेक्शन में रोटेशन होगा। टॉर्क रहेगा तो कांटेक्ट पॉइंट सबसे अच्छा पॉइंट होता है जहां से हम लोग की टॉर्क को पता करें, जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क को पता करें। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इस पे टोटल टॉर्क पता करने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन उसी पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो उन दो फोर्सेस के कारण किसी भी तरह का टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, उन दो फोर्सेस के कारण किसी भी तरह का टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। टॉर्क क्रिएट होगा mg और mv स्क्वायर्ड ओवर r के कारण।
अब यहाँ पर देखें, मैं रेफरेंस के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। रेफरेंस के लिए मैं सीधे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये एंगल देखना है कि बेंडिंग कितना हुआ। यहाँ से लेट मी से कि दिस एंगल इज थीटा, यानी इस साइक्लिस्ट ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बेंड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसे उस रोटेशन से बचना है, जिस रोटेशन के कारण वो गिर जाएगा बाहर की तरफ, उससे उसे बचना है, इसीलिए उसने बेंड किया। अब इसके कारण होगा क्या? टॉर्क को ज़ीरो होना होगा, वरना ये गिर जाएगा। टॉर्क ज़ीरो होगा कैसे? टॉर्क ज़ीरो तभी होगा जब mg, जो कि इस पूरे सिस्टम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है अबाउट दिस पॉइंट, एंड mv² ओवर r, जो फोर्स इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है, ये दोनों टॉर्क्स जो है, ये दोनों टॉर्क्स शुड बी इक्वल। अभी अगर मैं थोड़ा सा इन दो यहाँ से थोड़ा सा मिला लेता हूँ, इसे प्रोसीड कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ आगे। ओके, सो अभी अगर आप देखें टॉर्क ड्यू टू mg वो कितना होगा? टॉर्क ड्यू टू mg इस पॉइंट के अबाउट इज mg फोर्स इस पॉइंट से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है? तो इतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर है। लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस x, यानी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर वो चीज़ लिख लेता हूँ कि रेफरेंस, जस्ट रेफरेंस के लिए, कि ताकि आपको ठीक से दिखे, समझ आए। फ्लिप कर देना होगा ना, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, इसके लिए थोड़ा सा और मैं इसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस लेंथ इज x, तो दिस लेंथ इज x, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दैट लेंथ इज, लेट अस से दैट लेंथ इज y। इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है। दिस लेंथ यहाँ से यहाँ तक, दैट लेंथ इज y। यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ है ही। अभी आप देखें टॉर्क ड्यू टू mg, टॉर्क ड्यू टू mg इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चूंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, तो पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर रहे हैं। इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट, या फ्रॉम दिस पॉइंट, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, which is x. That should be equal to mv² over r, mv² over r. ओके, ये तो फोर्स हो गया। इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से। सो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस वन, एंड दैट इज सेम एज दिस डिस्टेंस, विच इज y. So into y. Interestingly, ये एंगल अगर थीटा होगा, that means this angle is also theta, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। वैसे वेक्टर फॉर्म में ये एंटी पैरेलल फोर्सेस है, लेकिन मैथमेटिकली ये दो लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस है। सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। सो आप ये पाते हैं यहाँ से कि टेंजेंट ऑफ थीटा इस ट्राइंगल से, ये अगर थीटा होगा, दिस इज थीटा, तो हम यहाँ से पाते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई y, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, थीटा का ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, x डिवाइडेड बाई y। तो समहाउ अगर हम यहाँ x डिवाइडेड बाई y को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें टेंजेंट ऑफ थीटा मिल जाएगा। सो यहाँ से पहले तो मैं इस m को हटा देता हूँ, और मैं अगर यहाँ दिस x और ये y डिवाइडेड बाय कर देता हूँ, तो g को उधर भेजना होगा, तो हमें मिल जाएगा v² डिवाइडेड बाय r g। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू v² ओवर r g।
अगर एक साइक्लिस्ट तो थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ दिस थिंग। सो इसे मैं वो लिखने की जरूरत है, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ वी स्क्वायर ओवर आर जी, लिखने की जरूरत नहीं है। सो एनी साइक्लिस्ट अगर वो v स्पीड से चल रहा हो, वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी में नहीं है, मैक्सिमम स्पीड में नहीं है, किसी भी v स्पीड में अगर वो चले और वो r रेडियस के सर्कुलर पाथ में चले, उसका कॉम्बिनेशन बाइसिकल और उस इंसान का कॉम्बिनेशन अगर मास m हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो, तो वैसे स्थिति में उसे चलते हुए जो बेंड करना पड़ता है, जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना के उसे बेंड करना पड़ता है, दैट थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ v स्क्वायर्ड। v इज दैट स्पीड, जिस किसी भी स्पीड से वो चले उसे बेंड करना ही होगा, उसे बेंड करना ही होगा, किसी भी स्पीड से चले। आप धीरे धीरे भी बाइसिकल चलाए तो आप सीधे मोड़ नहीं सकते, आप गिर जाएंगे सीधे मोड़ेंगे तो। सो किसी भी स्पीड से चले उसे मुड़ना होगा, उसे थीटा एंगल बेंड करना ही होगा। लेकिन अगर वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में रहे, अब मैक्सिमम स्पीड से भी चल रहा है तो बेंड तो करना ही होगा। उस केस में, उस स्पेशल केस में थीटा कितना होगा वो भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ मैक्सिमम v, सो इन केस ऑफ मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, तब कितना मुड़ना होगा उसे, मैक्सिमम स्पीड जिसे कि हम v से डिनोट कर रहे थे। सो उस समय देखिए मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सप्रेशन आपको लीनियर फोर्सेस या जो लीनियर मोशन के जो फोर्सेस है वो उसने आपको दिया था, दैट इज अंडर रूट म्यू आर जी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अभी सिचुएशन ऐसा है कि कहा गया कि वो साइकिलिस्ट जो है अपने मैक्सिमम स्पीड में है, उससे ज़्यादा स्पीड होगा तो वो स्किड कर जाएगा। वैसे स्थिति में उसे कितना मुड़ना होगा, तो वैसे स्थिति में हम ये पाएंगे कि टेंजेंट ऑफ थीटा उस समय जो होगा, थीटा उस समय जो उसे बेंड करना पड़ा, हम यहाँ पर मैक्स भी लिख सकते हैं, थीटा मैक्स, उस समय उसे जितना बेंड करना पड़ेगा दैट इज वी मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड में है, वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा म्यू आर जी। सो वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा म्यू आर जी एंड डिनोमिनेटर में आर जी, और ये आर जी कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव म्यू। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि थीटा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ म्यू, यहाँ पर मैं मैक्स लगा दूँ, मैक्सिमम थीटा मैक्स, क्योंकि उस समय वो अपने मैक्सिमम स्पीड में है। सो दैट इज इनवर्स टेंजेंट ऑफ म्यू। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।